तो चैप्टर नंबर 18 हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज अबाउट प्लेनर काइनेटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, वर्क एंड एनर्जी. जस्ट लाइक चैप्टर नंबर 13 जिसमें हमने वर्क एनर्जी की बात की थी, तो हम यहाँ वर्क एनर्जी की ही बात करेंगे. सेम ओल्ड कॉन्सेप्ट, बट वी विल बी हैविंग रिजिड बॉडी इन प्लेस ऑफ द पार्टिकल, राइट. तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ट्रांसलेशन क्या होती है. मतलब ट्रांसलेशन हमें सबको बात पता है कि अगर बॉडी जो है वो प्योरली अगर मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन या कर्वीलिनियर पाथ, बट द पार्टिकल्स आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम उसको ट्रांसलेशन कहते हैं. ये चैप्टर नंबर हम 13 में डिस्कस कर चुके हैं पहले कि ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है काइनेटिक, वो सिंपली हाफ mv स्क्वायर होती है. तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं की. ट्रांसलेशन अगर लेट से प्योर ट्रांसलेशन है आपके पास, तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते थे, इफ यू रिमेंबर इन चैप्टर नंबर 13, तो सिंपली वो हाफ mv स्क्वायर होती है और जी रिप्रेजेंटिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. बट हमने बात देखी थी अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, फॉर एग्जांपल इफ द पार्टिकल इज बॉडी इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट O, तो उस बॉडी के अंदर दो एनर्जीज होती हैं. एक एनर्जी ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है और एक उसकी रोटेशनल एनर्जी होती है. हाफ mv स्क्वायर तो बेसिकली ट्रांसलेशनल एनर्जी ही है, बट रोटेशन की वजह से भी उसके अंदर एक एनर्जी मौजूद है जिसको हम हाफ IG ओमेगा स्क्वायर कहते हैं. अगर आप गौर करो कि यहाँ पे जो IG है, दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू विच इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग m. समहाउ इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ग्रेविटेशनल एक्सिस, और ओमेगा जो है वो आपके पास v को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट्स अ एंगुलर वेलोसिटी. तो आपके पास जब रोटेशन हो रही है आपके पास अबाउट अ फिक्स एक्सिस, तो आपके पास जो टोटल एनर्जी किसी बॉडी की वो दो कंपोनेंट में टूट जाती है. एक कंपोनेंट जो है ट्रांसलेशनल कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट जो है आपका रोटेशनल कंपोनेंट है. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे रोटेशन अबाउट पॉइंट O हो रही है, तो हम इन दोनों को कंबाइनली हाफ IO ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं. अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यहाँ है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IO या IG, इसमें फर्क क्या है कि हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि I0 या IO इज बेसिकली अबाउट पॉइंट O एंड IG इज अबाउट पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो अगर आपके पास कोई बॉडी है जो कि पॉइंट O पे फिक्स हुई हुई है और G और पॉइंट O जो है कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो जो टोटल एनर्जी है वो आपके पास हाफ mv g स्क्वायर प्लस हाफ IG ओमेगा स्क्वायर और हाफ I0 ओमेगा स्क्वायर की बराबर हो सकती है. तो दीज टू टर्म्स आर बेसिकली इक्वल. बट जनरली व्हाट हैपेंस अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट कर रही है और रोटेट कर रही है, तो जो ये क्वेश्चन है द फर्स्ट वन, this is actually representing the total motion of the body which is rotating as well as translating. तो रोटेशन की वजह से जो एनर्जी उस बॉडी के अंदर मौजूद है वो हाफ IG ओमेगा स्क्वायर है, और IG जो है वो बहुत कांस्टेंट होता है. यहाँ पे पास हर बॉडी का डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री एंड द मास. whereas हाफ mv स्क्वायर इज द सेम टर्म जो हम पहले डिस्कस क्लास में कर चुके हैं. इट्स अ नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी. मूविंग फॉरवर्ड, ये बात हम देख चुके हैं कि आपके पास जब वर्क डन होता है तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पुराने कॉन्सेप्ट में चैप्टर नंबर 13 वाले कि वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन होता है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो F.dr होता है. इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड इफ द फोर्स इज वेरिएबल देन यू कैन इंटीग्रेट द फोर्स टर्म विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस वेक्टर, राइट. अगर आपके पास एक फोर्स है जो कि वेरी कर रही है अराउंड द एक्सिस, तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ R1 R2 और S1 S2 डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह लेग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये जो पहली टर्म है दिस इज द सेम टर्म जो कि हमने चैप्टर नंबर 13 में कवर की थी. सो इसमें इसका ताल्लुक नहीं है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपके पास वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है. यू इंटीग्रेट द फंक्शन ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन वेक्टर. सिमिलरली अगर आपके पास कांस्टेंट सर यहाँ पे थीटा कांस्टेंट होगा. थीटा या एक्चुअली थीटा कांस्टेंट जरूरी नहीं है, हो थीटा भी चेंज हो सकता है. थीटा बेसिकली चेंज हो सकता है. थीटा इज एन एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो जस्ट इमेजिन इफ पार्टिकल इज द बॉडी इज मूविंग इन अ कर्व पाथ, और पास थीटा भी बदल रहा है. तो दिस इज द मोस्ट जेनेरिक टर्म. दिस इज द पहली इक्वेशन लिखी हुई है. सर इसके जो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई से करेंगे. ओके सर समझ आ गया. ठीक है, तो अब यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करा था मैं सोचा था थीटा विद रिस्पेक्ट टू ds कैसे होगा, मतलब कि हमारा d थीटा होना चाहिए था. तो सर याद आ गया बाय पार्ट से कर सकते हैं इसको. नहीं, बाय पार्ट के अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप ds को इन टर्म्स ऑफ थीटा ले आए ना. देखो ds बेसिकली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज टेंजेंट टू द
curve, right? So ds can be represented at r d theta, remember? Yes sir, s is equals to r theta, तो s equals to d r theta theta हो में जाएगा. मैं Okay ds sir. equals to r d theta भी लिख सकता हूँ, तो I can convert the whole equation in terms of theta, and similarly f can be converted into theta. So this is a generic form. You can manipulate with these functions which are f and theta as you like it. So similarly, if you have a constant force, अगर force change नहीं हो रही with respect to displacement, तो आपके पास simply क्या हो जाता है, जो displacement है s2 minus s1, जो simple आपका delta s होता है cos theta into fc. तो ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है. कॉस्ट इज कमिंग बिकॉज यू हैव अ डॉट प्रोडक्ट हियर. वेट की वजह से भी आपके पास कुछ वर्डन हो सकता है, और दैट इज ऑलवेज नेगेटिव. भी हम बात करेंगे, वी आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. एंड स्प्रिंग की वजह से जो वर्डन होता है वो बराबर होता है हाफ के एस टू स्क्वायर माइनस हाफ के एस वन स्क्वायर. तो एस टू जो है उसकी फाइनल लेंथ है, एंड एस टू एस वन जो है उसकी इनिशियल पोजीशन है स्प्रिंग की. तो ये तमाम इक्वेशन जो है वो चैप्टर नंबर 13 में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है. बट व्हाई वी आर डूइंग इट, लेट्स सी another thing, which is those forces which do not actually which do not work, right? तो आपके पास जो रिएक्शनल फोर्सेस होती हैं वो वर्क नहीं करती, बिकॉज रिएक्शनल फोर्सेस किसी बॉडी को मूव नहीं करवाती. तो सिंपल सी बात है, वर्क डन के लिए आपको वो फोर्स चाहिए जो कि बॉडी को मूव करवा दे, ठीक है. दूसरा है कि आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं वो वर्क डन नहीं करती. तो ड्यूरिंग रोलिंग फॉर एग्जांपल, तो आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वर्क डन नहीं कर रही. और अगर आपके पास जो मोमेंट आर्म है आर जो है और एफ जो है वो आपस में 90 डिग्री है, तो वो वर्क डन नहीं होगा. तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास एप्लीकेशन क्या है, ठीक है. तो वर्क डन की बेसिक इक्वेशन तो वही है एफ डॉट आर, राइट. तो अगर एफ जो है वो कोई मूवमेंट, कोई मोशन क्रिएट नहीं कर रही, तो हम उसकी वजह से कोई वर्क डन इंक्लूड नहीं करते. सो अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम देख लेते हैं, वो क्या है कि वर्क डन बाय द मोमेंट, राइट. कपल मोमेंट क्या होता है, सबको पता है कपल मोमेंट क्या होता है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? कपल मोमेंट इट्स द सेम थिंग व्हिच यू हैव कवर्ड इन स्टैटिक्स. कपल क्या होता है, कपल मोमेंट? एनी आइडिया गाइस? सर कम करो. ये कपल मोमेंट इज अ मोमेंट व्हिच इज क्रिएटेड बाय टू फोर्सेस जो कि पैरेलल हो आपस में, ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो फोर्सेस हैं F1, दोनों बराबर हैं, बट दे आर रोटेटिंग दिस होल बॉडी इनटू अ क्लॉकवाइज मोशन, राइट. तो इन दोनों को अगर मैं रिप्लेस कर दूं विद अ सिंगल कपल मोमेंट व्हिच इज m, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं कि इन दोनों फोर्स का जो कंबाइंड मोमेंट है वो m से रिप्रेजेंट होता है, और m जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसकी आसान सी एग्जांपल ये है कि अगर आपने सी सॉ देखा होगा जिसमें बच्चे खेलते हैं, तो जो मोशन होता है वो बेसिकली कपल मूवमेंट है, बीच में हिंज होती है और वो मूव कर रहा होता है एक सर्कुलर पाथ के अंदर. अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कपल मूवमेंट की वजह से भी कुछ वर्क डन होता है. फॉर एग्जांपल, द बॉडी इज रोटेटिंग, तो रोटेशन की वजह से भी आपके पास कोई ना कोई वर्क डन होता है. अगर आप गौर करो, अगर हम बात करते हैं इस इक्वेशन की, यहाँ पे हम बात करते हैं दो फोर्सेस हैं F एंड वो पॉइंट O के रिस्पेक्ट से रोटेट कर रही हैं. तो आपके पास जो ट्रांसलेशनल वर्क है वो कैसे होगा कि अगर आपके पास F मल्टीप्लाई बाय ds, जो कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट है इन द ट्रांसलेशन और इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, वो और ये वाला जो मोशन है, देखो दो फोर्सेस हैं व्हिच आर ऑपोजिट, तो जो वर्क डन इस केस में वो जीरो है, बिकॉज ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं. वेयरएज अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, तो अब आपके पास एक आर्क लाइन क्रिएट हो रही है व्हिच इज ds थीटा. बहुत छोटा नजर आ रहा होगा यहाँ से, मेरा कर्सर जहां पर है, एंड उसकी वजह से आपके पास एक मोशन क्रिएट हो रही है जो कि कपल वर्क डन बाय द कपल मूवमेंट कहलाती है. एनीवे, इसकी डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा, बट द थिंग इज दैट द वर्क डन बाय द कपल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन व्हिच इज m d थीटा. अगर आप गौर करो कि यहाँ पे जो d थीटा है, अगर m जो है वेरिएबल है, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप गौर करो कि मोमेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर, और वर्क डन के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन मीटर, राइट. बट थीटा के यूनिट जो है वो कोई यूनिट्स नहीं होते, राइट. सो ऑल्दो यहाँ पे m के यूनिट्स न्यूटन मीटर है, बट d थीटा इज बेसिकली मेकिंग इट द होल थिंग इनटू द वर्क डन. इसको आप यूं भी देख सकते हो कि अगर मैं m को तोड़ता हूं दो हिस्सों में, m तोड़ देता हूं मैं लेट से f into r, ठीक है,
तो F जो है फोर्स टर्म है और आर डी थीटा बेसिकली क्या होगी, आर्क लेंथ होगी जिसके अक्रॉस वो मूव कर रहा है, वो जो फोर्स अप्लाई हो रही है और आपके पास मोमेंट क्रिएट हो रहा है या वर्क डन क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं यही m जो है वो कांस्टेंट हो जाए तो मेरे पास θ2 माइनस θ1 जो है आपके पास डिफरेंस ऑफ एंगुलर मोशन है, जिसकी वजह से एक और वर्क डन क्रिएट होगा कपल मोमेंट का। यहाँ तक क्लियर है बात? तो ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कपल मोमेंट जो है उसकी वजह से वर्क डन कैसे होता है। आगे चल, यहाँ पे एक सवाल देखते हैं। दिस इज एग्जांपल फ्रॉम द बुक। सो a bar shown in the figure has a mass of 10 kg and is subjected to a couple moment of 50 न्यूटन मीटर। आपके पास एक बार है जो पॉइंट ए से कनेक्ट हुई हुई है और पॉइंट यहाँ पे बार की टोटल लेंथ जो है वो 3 मीटर्स है और एट 2 मीटर्स यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्ट हुआ हुआ है रोलर से। एक कपल मोमेंट क्रिएट हो रहा है जो कि जिसकी वैल्यू दी हुई है 50 न्यूटन मीटर्स एंड अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन यहाँ पे अप्लाई हो रही है उसके इस हैंड के ऊपर, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एंड ऑफ द बार, जो कि इस बार पर परपेंडिकुलर है। ओके, ऑल्सो द स्प्रिंग हैज एन अनस्ट्रेच लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। जो स्प्रिंग की जो अनस्ट्रेच लेंथ है वो 0.5 मीटर्स है। अभी हमारे पास नहीं पता कि हम इसकी लेंथ कितनी है, बट आप और कर सकते हो कि ये जो अगर मैं इस थीटा को जीरो कर दूं, इस थीटा को अगर मैं जीरो कर दूं तो ये पूरा जो बार है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है, एंड रिमेन इन द वर्टिकल पोजीशन ड्यू टू द रोलर गाइड। जब भी आप ये मूव करते हैं तो ये जो आपके पास स्प्रिंग है ये हमेशा वर्टिकल रहता है, ये राइट लेफ्ट मूव नहीं करता, ये एंगल नहीं बनाता, इट ऑलवेज रिमेन्स वर्टिकल, राइट। डिटरमाइन द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो इसमें तमाम जो फोर्सेस एक्ट करी हैं उनका वर्क डन कितना है बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द बार व्हेन इट हैज रोटेटेड डाउनवर्ड फ्रॉम θ0 टू θ90। आपके पास जो बार है बेसिकली इनिशियली वो जीरो पे थी, मतलब वो हॉरिजॉन्टल थी, θ0 था, और इन मोमेंट और फोर्सेस की वजह से ये बार जो है वो परफेक्टली 90 डिग्री का एंगल बना रही है, विच मीन्स कि ये आप यू कैन अज्यूम कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। हमारे पास कौन कौन से जो फोर्सेस हैं जो वर्क डन कर रही हैं? हमारे पास पॉइंट ए पर एक दो रिएक्शंस हैं AX AY। ये वर्क डन नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली डूइंग एनी मोशन, whereas we have a moment which is 50 newton meters, we have a force which is in the spring, we have a weight, we have an applied force, so we have actually 4 different components which will create the work done on this bar। तो आपके पास एक वेट है, एक P है और एक FS है। तो हम इसके बारी बारी देखते हैं कि इसका वर्क डन कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वेट की वजह से, वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है विच इज 98.1, दिस इज द फोर्स, एंड 1.5 एक्चुअली द पॉइंट जहां पे वो एक्ट कर रहा है। तो आपके पास जो मोमेंट जो वर्क डन है वेट का, वो सिंपली क्या होगा कि इसका जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है इसने, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैं पॉइंट इस ये बार जो है प्योरली हॉरिजॉन्टल हो और मैं इसको पूरा घुमा के 90 डिग्री पर लेके आता हूँ, तो ये पॉइंट जो है जिसने 1.5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो वेट की वजह से जो वर्क डन है 147.2 सिंपली 1.5 इंटू 98.1 है। नाउ लेट्स कम टू द कपल मोमेंट। कपल मोमेंट जो है 50 न्यूटन मीटर है, और कपल मोमेंट की जो पिछली इक्वेशन आपको याद होगा मैंने क्या लिखी थी, कपल मोमेंट इनटू θ2 माइनस θ1। तो θ1 जो है वो 0 डिग्री है और θ2 जो है वो 90 डिग्री है, जिसकी वजह से हमारे पास सिंपली क्या हो गया 50 टाइम्स π/2, π/2 is basically 90, so we have the work done by the couple moment। Now let's talk about the spring। स्प्रिंग की इनिशियल लेंथ जो है जब वो थी 0 है तो 0.75 जो उसकी इनिशियल यहाँ पे ये लेंथ है 0.75 और अनस्ट्रेच लेंथ उसकी 0.5 थी, तो जो उसकी ओरिजिनल इनिशियल लेंथ हुई वो 0.25 हो गई, और आपको जब वो एंगल 30 बना दिया, जब उसने पूरा स्ट्रेच कर लिया तो उसकी लेंथ जो है वो 2 प्लस 0.75, जो कि अगर आप गौर करो कि वो स्प्रिंग की लेंथ 2.5, स्प्रिंग जब खींच पूरा यहाँ पे आ जाएगा तो इट विल बी 2.2 प्लस 0.75। तो ये जो रोलर है पॉइंट बी वो स्लाइड होकर लेफ्ट पर आएगा एंड यू विल बी हैविंग अ टोटल लेंथ ऑफ 0.75 प्लस 2 माइनस द अनस्ट्रेच लेंथ which is 0.5, that is coming out to be 2.25 the final length। तो जो आपके पास S की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल वर्क डन बाय द स्प्रिंग है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो जो हमने पहले यहाँ डिस्कस किया है, सॉरी दिस वन।
तो यहाँ पे S2 जो है फाइनल पोजीशन है स्प्रिंग की या फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, एंड S1 इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो सिमिलरली आपने उसके बाद जो फोर्स एक्ट कर रही है P, उसका जो मोमेंट उसकी वैल्यू 480 है, बट जो वी नीड अ मोमेंट, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दिस फोर्स P विल बी 3 इज द टोटल लेंथ या आर्क लेंथ या R टाइम्स द एंगल। उसने कितना एंगल कवर किया? द एंगल कवर्ड इज 90 डिग्री। तो अगर आप r थीटा से क्या निकाल सकते हैं? s की वैल्यू। सो दिस इज बेसिकली s 4.712 which comes from 3r multiplied by the theta. So this term is multiplied with the force to give you the work done by this force P. तो आपके पास तमाम फोर्स आ गई। सिंस द वर्क डन इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, यू कैन सिंपली ऐड देम अप। आपके पास टोटल वर्क डन कैसे निकला कि फोर्स वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द स्प्रिंग एंड वर्क डन बाय द मोमेंट एंड वर्क डन बाय द ऑफ द वेट। तो 4 टर्म्स की वजह से आपके पास वर्क डन निकल के आ गया। 3 फोर्सेस है और एक आपके पास मोमेंट है। कोई कंफ्यूजन इस सवाल में? If you don't have any confusion, we can move quickly to the next part. Okay, this is the principle of work energy. If you remember from chapter number 13, any body which is undergoing any body which is moving has certain initial kinetic energy, and the work done by all the forces acting on the body. If you start doing some work on the body which is moving with certain initial kinetic energy, तो जो उसके बाद उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाती है T2 के। तो ये इक्वेशन वही है जो हमने चैप्टर नंबर 13 में डिस्कस की थी। तो initial kinetic energy, ball, for example, ball is rolling with certain kinetic energy, you start doing some work, that work जो वर्क है वो उसको रोक भी सकता है और उसको मूव भी करवा सकता है। लेट्स से फ्रिक्शनल वर्क है जिसको रोक रहा है, एंड देन यू हैव फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। दिस इज द सेम रिलेशन बिकॉज दिस इज अ लॉ, सॉर्ट ऑफ लॉ, so we cannot change it, but we will be applying this principle of work energy on the rigid body. तो यहाँ पे हम देखते हैं आपके पास एक सिंपल सा सवाल है। 30 kg डिस्क is pin supported at its center. एक डिस्क है जो कि पिन सपोर्ट है, पिन लगी हुई है उसके सेंटर में। डिटरमाइन द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस it must make to attain an angular velocity of 20 radians per second. कितनी रोटेशन हो तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 रेडियंस पर सेकंड हो जाए। तो मतलब क्या है कि हमें रेवोल्यूशन निकालनी है विच इज बेसिकली थीटा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। इट इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। आपके पास एक 10 न्यूटन है विच इज अप्लाइड टू अ कॉर्ड रैप्ड। एक कॉर्ड है जो उसके अलाउंग रैप हुई है और उसकी पेरिफेरी में, और वहां पे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन एंड अ कांस्टेंट कपल मोमेंट ऑफ 5 न्यूटन मीटर, और इसके साथ साथ एक कपल मोमेंट 5 न्यूटन मीटर भी अप्लाई हो रहा है। नेग्लेक्ट द मास ऑफ द कॉर्ड इन द कैलकुलेशन। हमें मास जो कॉर्ड की मास है उसको इग्नोर करना है, ठीक है। लेट्स सी हाउ मेनी फोर्सेस वी हैव। वी हैव a weight, we have a force which is applied by the cord through the cord. We have two reactions at the pin connection, OX and OY, and we have the weight of the whole disk. Since these two reactions OY and OY, OX and OY are not creating any displacement, no work done will be considered from these two forces. और आपका जो weight है वो भी कोई motion create नहीं कर रहा, तो weight वाली term भी वेट वाली टर्म्स की वजह से भी कोई आपके पास फोर्स वर्क डन नहीं होगा। तो अगर हम बात करते हैं इनिशियली द काइनेटिक एनर्जी इज 0 जब डिस्क रुकी हुई थी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो रही है? आई नॉट, जो कि ओमेगा स्क्वायर। तो आई नॉट का मतलब ये है कि आपके पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको चाहिए वो बराबर किसके है? हाफ आई नॉट ओमेगा 2 स्क्वायर। आई नॉट जो है वो हाफ एम आर स्क्वायर होता है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क एट पॉइंट ओ, और ओमेगा जो है वो आपको निकालनी, जो आपको गिवन है कि 20 रेडियन पर सेकंड जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ तक आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। नाउ बिकॉज इसके ऊपर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको बात मालूम हो गई, बट जो वर्क डन हुआ वो कैसे हुआ? वर्क डन दो तरीके से हुआ। एक फैक्टर तो है कि जो अप्लाइड फोर्स है F, उसने कुछ वर्क डन किया, और दूसरा जो कि मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से कुछ वर्क डन हो रहा है। तो अगर आप यहाँ देखो कि T1 जो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है प्लस टोटल वर्क डन इक्वल्स टू फाइनल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप निकाल चुके हो 120, जो कि आपने 20 रेडियंस और हाफ एम आर स्क्वायर से निकाली है। बट जो वर्क डन है वो किसके बराबर है? एम थीटा। दिस इज अ वर्क डन बाय द मोमेंट, एंड एफ एस जो नॉर्मल आपके पास वर्क डन होता है। तो एम थीटा, एम आपके पास गिवन है
थीटा अननोन है आपके पास, बिकॉज थीटा ही आपको निकालना है कि कितनी रोटेशन के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 20 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी। तो सिमिलरली आपके पास यहाँ पे आपने जो 10 न्यूटन multiply by r theta will give you s value. This is r, which is 0.2, multiply by theta will give you s. So this 0.2 theta becomes the s term, whereas the moment, the couple moment is 5 Newton meter include theta. इस इक्वेशन में सिर्फ थीटा अननोन है, एंड फ्रॉम दैट वी कैन इजीली फाइंड थीटा व्हिच इज कमिंग आउट टू बी 17.14 रेडियंस, कन्वर्टिंग इनटू द रेवोल्यूशंस, व्हिच मींस दैट कि अगर मैं इस ड्रम को विद दिस फोर्स एंड दिस मोमेंट 2.73 रेवोल्यूशंस देता हूं, तो मेरे पास जो डिस्क की वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी 20 रेडियंस पर सेकंड हो जाएगी। सो गाइस, this is the end of the numerical.